आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, शेख आयशा मकबूल, Shehzeen Syed Hussain. आंचल गुप्ता, शेख आबदीन, शेख अरशद अजीज। My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah I am a first ranker of Mumra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. और मैंने जेईई एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं आईआईटी खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। I did my preparation from IIT Anslan. मेरी एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए आईआईटियंस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। विकास निधि को लेकर गुरु चेले में छिड़ी जंग, विधायक अवार्ड और नजीब मुल्ला में जुबानी जंग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे कलवा मुमरा का राजनीतिक माहौल फिर एक बार गरमाने लगा है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में दो फाड़ हुए, तब से तो ये माहौल गर्म हो ही रहा था, लेकिन मौजूदा विधानसभा का सत्र जो चल रहा है उसके 2 दिन बाद से फिर एक बार ये माहौल गरमा रहा है। और वजह है विधानसभा सत्र में कलवा मुमरा के विधायक तथा पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा विकास के लिए निधि का इस्तेमाल उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा आरोप करना, और साथ ही जिनकी योग्यता नहीं है उन्हें भी यह निधि दिया जा रहा है। अब तक लगभग उनके चुनाव क्षेत्र में 100 करोड़ की निधि दी जा चुकी है और इस निधि का इस्तेमाल जो है किए हुए कामों को फिर से किया गया है ऐसा बताने के लिए इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों की जेबें भरे जा रही है और उनके खिलाफ एक मोर्चा इस निधि के जरिए खड़ा किया जा रहा है, ऐसा विधायक जितेंद्र आव्हाड ने खुलकर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जो योग्यता की बात की तो उस पर कई सारे लोग जो है आहत हो चुके हैं, जो कभी उनके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे रहा करते थे और उन्हीं के चाशनी में हमेशा मीठे मीठे बोल ये सभी नेता बोला करते थे, चाहे नजीब मुल्ला हो, चाहे राजू अंसारी हो, चाहे राजन कीने हो। ये तमाम लोग जो है अब फिर एक बार, राजन कीने ने तो काफी पहले अवार्ड विरोधी मोर्चा खोल दिया और उनके साथ साथ राजू अंसारी भी कूद पड़े थे, मगर एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद नजीब मुल्ला ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। 2 दिन पहले ठाणे के रेस्ट हाउस में एक पत्रकार परिषद उन्होंने अजीत दादा वाली एनसीपी की ओर से ली, जिसमें अजीत दादा गुट के शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे भी मौजूद थे। अब यह घटनाक्रम हम आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे कि सबसे पहले विधायक पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा में निधि को लेकर क्या कहा, क्या उन्होंने बातें रखी, उसके बाद बाहर निकलने के बाद मीडिया से उन्होंने क्या बात की अपने विधानसभा में रखे हुए मुद्दों पर। यह सुनने के बाद हम आपको बताएंगे ठाणे रेस्ट हाउस में आनंद परांजपे और नजीब मुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें खासकर नजीब मुल्ला ने विधायक जितेंद्र आव्हाड पर हमला बोलते हुए यहां तक की कहा है कि जनप्रतिनिधियों का अपमान वो सहन नहीं करेंगे, इस पर विधायक जितेंद्र आव्हाड को माफी मंगवाएंगे। किस तरह से अब ये जुबानी जंग छिड़ चुकी है और अब ये कहां तक जाएगी, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग ने शरद पवार एनसीपी गुट को नोटिस दे दिया है। अब पार्टी पर कब्जा किसका होता है, सीनियर पवार का, जूनियर पवार का, किस और ये लड़ाई जाएगी, और उस लड़ाई के चलते चलते सतही तौर पर जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, वार्ड स्तर पर जो लड़ाई अब एनसीपी में शुरू हो चुकी है, तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी। वैसे भी ठाणे में अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। कलवा मुमरा, राबोड़ी और कुछ गिने चुने ठाणे के हजूरी, वांगले स्टेट जैसे थोड़े बहुत इलाके पकड़े तो बाकी अन्य जगहों पर राष्ट्रवादी का अस्तित्व नहीं था। ऐसे में 2 फाड़ होना और अब जो है एक दूसरे को आंखें दिखा करके मैं ही ताकतवर हूं, ये जो रेस इन नेताओं में छिड़ चुकी है वो क्या रंग खिलाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अध्यक्ष महोदय, महसूल आणि वन विभागाच्या मागण्यांवरती चर्चा करत असताना मला थोडक्यात एवढं बोलायचं आहे की माझ्या मतदारसंघाने ठाणे शहरामध्ये येऊर नावाचं नॅशनल पार्क येतं। या नॅशनल पार्क मध्ये कुठलेही कायदे महसूल विभाग पाळत नाही। हायकोर्टाने निर्णय दिलेला आहे की गेट्स 6 वाजता बंद कराव्यात, कोणीही बंद करत नाही। त्याच्यानंतर तिथे
उघडपणाने ड्रग्ज विकले जातात, उघडपणाने पार्ट्या केल्या जातात, उघडपणाने लग्न लावली जातात आणि 6ला बंद करणारं गेट हे रात्री 4-4, 5-5 वाजेस्त उघडं असतं. कोणीही लक्ष देत नाही. मी स्वतः याच्यासाठी माननीय मंत्री महोदयांना कमीत कमी 8-10 पत्र दिलेली आहेत, पण याच्यामध्ये कुठलंही काही झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, नाना शंकर शेठ तसंच महात्मा फुले हे 2 नावं घेऊन आजपासून 7 वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या दोघांच्या नावाने स्मारक तयार करणार, महात्मा फुले आणि नाना शंकर शेठ यांच्या नावाने, पण त्याच्यात कुठलीही प्रगती झालेली नाही. तर या दोघांच्या नावाने मुंबईत स्मारक झालं पाहिजे. कारण नाना शंकर शेठ हा मुंबईचा असा आसामी होता जो ब्रिटिशांना कर्ज द्यायचा. त्यामुळे मला वाटतं की हे जे तुम्ही जे दिलेले आश्वासन आहे, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन आहे, त्याची पूर्तता करावी, एवढंच या ठिकाणी मला बोलायचं आहे. नगर विकास विभागात बोलत असताना ठाणे शहरात आज अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झालेला आहे. प्रत्येक स्क्वेअर फीटला 300 रुपयाचा रेट सुरू आहे. आज कमीत कमी 5 कोटी स्क्वेअर फीटचं बांधकाम ठाणे शहरात चालू आहे. मुख्यमंत्र्यांचं शहर आहे. जी एक बिल्डिंग बांधायला टाटा, L&T, गोदरेज यांना 12 महिने लागतात, तिथेच हे अनधिकृत बिल्डिंग बांधणारी माणसं 3 आणि 4 महिन्यामध्ये बिल्डिंग बांधून मोकळे होतात. अध्यक्ष महोदय, पैशाचा लालचेपायी त्या गरिबांचा जीव जायलो. अनधिकृत बांधकाम हे गरिबीचा प्रोडक्ट आहे. जिथे 10,000ला घर विकलं जातं, अनधिकृत बांधकामामध्ये 500-5,000 रुपयाला मिळतं. पण 5,000 रुपयाला मिळणाऱ्या घरांचं बांधकाम इतकं निकृष्ट दर्जाचं आहे की उद्या जर या घटना घडल्या तर याला जबाबदार कोण? साहेब, ऑफिस सुपरिटेंडेंट असलेला माणूस आज तिथे AMC म्हणून बसवलाय. हा सगळ्या या कामगाराचा बाप आहे, बाप. ठाणे महानगरपालिकेत कुठलाही आयुक्त येऊ, समोर कुठलाही मुख्यमंत्री असो, नगर विकास मध्ये कुठलाही सचिव असो, त्याचं काही कोणी वाकडं करू शकत नाही. सगळ्या डिग्रीज बोगस, सगळं बोगस, पण कोणीही काहीही करायला तयार नाही. आणि हा माणूस 5 कोटी स्क्वेअर फीट अनधिकृत बांधकाम चालू असताना 300 रुपये स्क्वेअर फीटचा पैसा म्हणजे हप्ता लावून पैसे घेतो. हे पैसे कोणाला वाटतो मला माहित नाही. पण अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये त्याची चौकशी करावी, त्याची चौकशी झाली पाहिजे, त्याला पदमुक्त केला पाहिजे असा ठराव पारित झाला. पण अजून महाशय तिथेच बसतात. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास मधून निधी अशा प्रकारे वाटला जातो म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय मला 1 रुपया नाही मिळत, पण नको त्या माणसांना साहेब 66 कोटी रुपये मिळतात. माझं हे मला पाडायचं, माझं राजकारण संपवायचं, ठीक आहे, ते आपण करू. पण ही कुठली नवीन पॉलिसी आणली आहे की एखाद्या आमदाराला पॉलिटिकली पाडण्यासाठी सरकारचा पैसा वापरायचा, झालेली कामं उखडून काढायची आणि त्या जागी नवीन कामं करायची. हा कुठला म्हणजे काय चालू आहे काय? आणि ह्याच्यात पॅरिटी कुठे आहे? पॅरिटीच दिसत नाही. अध्यक्ष महोदय, जनसभेमध्ये जेव्हा आपण येतो तेव्हा विरोधी पक्षाच्या आमदारांना पाडण्यासाठी जर आपण पैसे वापरणार असू तर ही दुर्दैवाची बाब आहे. विकास जरूर करावा, पण एक मतदारसंघावरती लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये जबरदस्तीने पैसे द्यायचे, त्या आमदाराला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न करायचा, त्या तिथल्या लोकांना समजत नाही असं नाही. समजदार माणूस असतो. परवा आमचे मंत्री इथे बसले होते, गेले ते उदय सामंत, त्यांनी सांगितलं की कॉन्क्रिटीकरण मध्ये एकही रस्ता जितेंद्र आव्हाडांच्या मतदारसंघात बाकी नाही. असं असताना 66 कोटी रुपये देण्याचा अर्थ काय? हे फक्त पैसे खाण्यासाठी देत की ह्याच्यातनं पैसे खा आणि मग जितेंद्र आव्हाडांविरुद्ध फळी उभी करा. अध्यक्ष महोदय, जर आपण या सूचना पारित करणार असो, काय पुरवणी मागण्या,
तर त्याच्यापेक्षा विरोधी गटातले आमदार किती आहेत त्यांच्याकडे 200 कोटी, काही कारणं देऊन 300 कोटी, आणि एकदा हे बजेट संपवून टाका. तेव्हा माझी विनंती आहे आमदार साहेब, आपल्या मार्फत या सरकारला सांगा की राजकारण कुठे करायचं ते करायचं, पण विकासामध्ये असं राजकारण करू नका, नाहीतर आज तुम्हारा है कल हमारा होगा. माझं राजकीय अस्तित्व खतम करायचं, ह्यासाठी सरकारी पैशाचा वापर होणार असेल तर ते चुकीचं आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये मी इतकं काम केलं की परवा नगरविकासाचा भार सांभाळणारे उदय सामंत म्हणाले की जितेंद्र आव्हाडांनी सर्वाधिक पैसा म्हणजे मागच्या काळात नेऊन सर्व रस्ते कॉन्क्रीटचे केले, पण नगरविकास खात्याचे पैसे वापरून राजकीय दृष्ट्या मला सतवायचा प्रयत्न करणं हे मात्र चुकीचं आहे. मी हे प्रकरण कोर्टात पण नेणार आहे की निधीचा वाटप करताना प्रत्येक मतदारसंघात किती पैसा गेला याच्यात पॅरिटी असली पाहिजे, समानता असली पाहिजे. हरकत नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या हातात अधिकार आहे, त्यांनी तो द्यावा, मला त्याचा कुठलाही आक्षेप नाही. पण जी कामं झालेली आहेत ती परत त्या बिलामध्ये दिसतात, बिलं काढली जातात. आज आमच्या इथे 5 करोड स्क्वेअर फीटचं अनधिकृत बांधकाम चालू आहे. 5 कोटी स्क्वेअर फीटचं पूर्ण ठाणे शहरात. भाव 300 रुपये स्क्वेअर फीट. 5 कोटी स्क्वेअर फीट आणि 300 रुपये स्क्वेअर फीट, म्हणजे 5 कोटी स्क्वेअर फीट आणि 300 रुपये स्क्वेअर फीट. लावा हिशोब. शिक्षण नसलेला एक सामान्य ऑफिस सुप्रिटेंडेंट असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर म्हणून बसवला आहे, तो जोर जबरदस्ती करून पैसे गोळा करतोय. त्याने आमच्या एका नगरसेवकाला, तो नगरसेवक असताना सुभाष सिंग ठाकूरकडनं दम द्यायला लावला. अंडरवर्ल्डचा वापर झाला. आम्ही सगळ्या तक्रारी करून थकलो. माझ्या पोरीला मारण्याचं प्लॅनिंग त्या एएमसीने केलं. तिच्या नवऱ्याला कसं उडवायचं याचं प्लॅनिंग यांनी केलं. काय या सरकारला पडलेली नाही. पोरीला ना मारा, नाही तर जावयाला मारा, आपल्याला जितेंद्र आव्हाडला संपवायचं. मी येऊरचाही प्रश्न परत एकदा काढला की येऊरमध्ये ड्रग्ज, दारू बेछोट. 6 वाजता गेट बंद करायला हवा. 3-3, 4-4 वाजेसवर गेटच बंद होत नाही. ते राष्ट्रीय उद्यान आहेत, तिथे बिबटे आहेत, हे आहेत, ते तामुक आहेत. तिथे 24 तासाचा सायलन्स आहे, पण पोलीस कर्मचारी आणि वनविभाग एकमेकांवरती बोटं दाखवत 4-4 वाजेपर्यंत तिथे पार्ट्या चालू असतात. अगदी रेव पार्ट्या चालू असतात. उघडपणाने ड्रग्ज घेतले जातात. कोणाला काहीही पडलेली नाही. त्यामुळे एकंदरच ह्या सरकार नगरविकास खात्याच्या ज्या मागण्या आहेत त्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांना पाडण्याच्या मागण्या आहेत. एवढंच मी सांगतो. या नगरविकासच्या मागण्या ह्या लोकांच्या विकासासाठी नाही, तर आपली माणसांना, समजा एखाद्याला 50 कोटी रुपये दिले तर तो माणूस ते 50 कोटी घेतो आणि 15% विकून टाकतो. 15% विकून टाकल्यावरती त्याला 7.5 कोटी रुपये मिळतात ऍडव्हान्स, गठ्ठा. बस झालं ना. 7.5 कोटी रुपये वर्षभराला कोणाला मिळतात? ते चांगलं आहे, चांगलं काम चालू आहे, असंच काम चालू राहू द्या. पण तुम्ही कितीही प्रयत्न केलात तरी जितेंद्र आव्हाडला त्याच्या मतदारसंघामध्ये तुम्ही नामोहरम करू शकत नाही. मैं हिंदी में बता देना चाहता हूं कि मैंने आज जब सदन में भाषण किया तब मैंने एक मुद्दा उठाया कि नगर विकास के अंतर्गत हमारे मतदार संघ में कुछ लोगों के नाम पे कम से कम 70 करोड़ रुपया है. अभी तक तो 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं. ये किसको दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, पता ही नहीं. आमदार को पता ही नहीं. लेकिन जिस तरह से बांटे जा रहे हैं उससे लगता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके जितेंद्र आव्हाड को कैसा गिराया जाए, उसका पॉलिटिकल करियर कैसा समाप्त किया जाए, इसके ऊपर ये सरकार सोच विचार कर रही है. जनता चुनेगी ना, जनता चुनेगी.
जनता को मालूम है जितेंद्र आव्हाड ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन सरकारी पैसे से राजनीति चलाना ये इस सरकार को शोभा नहीं देती। ये महाराष्ट्र की कभी परंपरा नहीं रही है। आज मैंने येऊर का भी मुद्दा निकाला। नेशनल पार्क का जोन है, रात को 5-5 बजे तक पार्टियां चलती है, ड्रग्स मिलता है, दारू बेची जाती है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 6 बजे गेट बंद होना चाहिए, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अगर यही हाल रहा मुख्यमंत्री के थाने में तो थाना क्या होगा? एक तो पहले ही 50 खोखा का नाम लेके सब बदनाम हो चुके हैं, ऊपर से ये अब 15% का जो खेल चलाया जा रहा है कि पैसा लो, 15% लो और जितेंद्र आव्हाड के ग्रुप से निकल जाओ। ये जो चालू है अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, जनता निर्णय लेगी, लेकिन इतना गंदा काम राजनीति में हम पहली बार देख रहा हूँ। आपके फोटो का पहला कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, क्या सब कितने माध्यम नीचे पहली बात तो हम गुट नहीं है, हम पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम हैं और वो कार्यालय हम हमारे नेतृत्व में हम अध्यक्ष आज परांजपे साहब है और उन्होंने कहा कि हमें कार्यालय अच्छा और बड़ा चाहिए जहां कार्यकर्ताओं को सब सुख सुविधा मिले, एक मौका हमको जीने के साहस मिले, हमें कोई दबाव नहीं रहे, हम अपनी मर्जी हमारे पवार साहब के विचारधारा से काम कर सके, इसके लिए नया कार्यालय उगड़ रहे हम किसी के बंदिश से निकल के बाहर आ रहे हैं खुली हवा में। तो पार्टी गुट नहीं है, पार्टी एक ही है। लेकिन विरोधी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी में बगावत हुई, जिस तरीके से 2 गुटों में विभाजित, जैसे शिवसेना में बगावत हुई थी, उसके बाद राष्ट्रवादी में बगावत हुई है। अक्सर में राष्ट्रवादी किसकी इस चीज़ को भी लेकर विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। विरोधी क्या आरोप लगा रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन और जो अथॉरिटी है जिसको सर्टिफाई करती है वो क्या कहते हैं वो बहुत महत्व है, और अभी तक सर्टिफिकेशन के हिसाब से आज तक जितने भी वक्तव्य उसके हिसाब से राष्ट्रवादी एक है। जिस तरीके से आप लगातार लजीत जी कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अगर हमको आमदारगी का टिकट दिया तो मुमरा से मैं लड़ूंगा, जैसे ऐसा है कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की उधर ताकत है और ऐसा कहा गया है कि किसी की टिकट नहीं कट हो सकती है। इतिहास कहता है कि बहुत से सीनियर आमदार भी जूनियर आमदार भी रिपीटेशन के बारे में होता है। आज वो अल्पसंख्यक बहुलों के एरिया है, हमारे हिंदू भाई भी उधर, जब हम हिंदू भाइयों को चुन के देते, हिंदू भाई भी आज चाहते हैं भारत की एकता है, नई आगाड़ी नए विचार के साथ चल रही है, सांप्रदायिक शक्ति के बाजू में रख के काम कर रही है, विकास काम के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उस हिसाब से मुझे टिकट गई तो मैं ज़रूर लड़ूंगा वहाँ से, ये मैंने कहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंशाल्लाह घड़ियाल चिन्ह पे ही लड़ेंगे हम। सर कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर निधि के ऊपर जो सवाल उठाया गया, बहुत ही शर्म की बात है कि जिन लोगों ने तुमको सराहा, जिन लोगों ने तुमको एक विधानसभा में बात करने का, वहाँ बैठने का मौका दिया, आप वो 2009 साल भूल चुके क्या? वही नगर सेवक थे जिन्होंने तुम्हारे को साथ दिया, वही नगर सेवक है जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके अपने अपने पार्टी को छोड़ के राष्ट्रवादी में शामिल हुए, और आज वही नगर सेवक एक निधि की मांगनी करते हैं उनके रसूख के हिसाब से श्रीकांत शिंदे साहब के पास, जो उनके खासदार है, और वो मांगनी के ऊपर उनको 66 करोड़ रुपीस निधि, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत शिंदे साहब की मदद से मिलता है, और उनको तुम सभागृह में कहते हैं कि ज्यांची लायकी ने त्यांना निधि देण्यात आला, आज उनकी लायकी निकालते। अरे साहब 4-4 बार चुन के आए हुए, वो किसी की लायकी ना निकाले, उनके पास भी चुन के आने का गुण है। मान सम्मान सबको चाहिए, जैसा आप मान दोगे दूसरे को वैसा सम्मान आपको मिलेगा। आप किसी की लायकी ना निकाले, उस बात का हम निषेध करते हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हम उन्हें ज़रूर माफ़ी करने लगाएंगे कि लायकी ना निकाले कोई लोक प्रतिनिधि की। वो लोक प्रतिनिधि पिछले 20 साल में हमारे साथ सभागृह में कंधे से कंधा लगा के काम किया है, विरोधी गठ के नाते हर आंदोलन किए हैं, और उनको निधि मांगने का हक है।
आज उनको कोई निधि दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि पेट में दुखना चाहिए। तो हमारा ये सवाल उठता है वो लोक प्रतिनिधि से कि निधि इम्पॉर्टेंट है कि वो निधि तुमने लाना इम्पॉर्टेंट है? विकास उधर का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा ठेकेदार कौन बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है? वो चाहते क्या है? उन्होंने कहा कि बने हुए रास्ते को खोद के नया काम बनाता है। आके काम देखिए मुमरा में विकास कामों का जो निधि ली हुई है। आपका मुमरा मार्केट के जैसा तो नहीं कि मार्केट बनाया, पवार साहब लाखों को उद्घाटन किया, 7 करोड़ रुपए खर्चा किया, आज मार्केट की जगह पे स्कूल बनी हुई है क्योंकि कोई भी प्लॉट खुली जगह पे आपने बनाया। आपके इधर वैसा तो नहीं कि डामर का काम किया और कंक्रीट रोड बाद में बनाया, एक ही काम की 2-2 बार फाइल बनी। मुमरा मार्केट का पैसा कहाँ गया? आपके जैसा तो नहीं 5,000 ना 7,000 रुपये स्क्वायर फुट के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे ग्राउंड+2 का हॉस्पिटल बना। कौन सा एफिल टावर का स्टील लगेला है उसमें, इतना एस्केलेशन कॉस्ट? तो प्लीज़ हमारे लोक प्रतिनिधि को बदनाम मत करो। कीचड़ उछलेगा तो पूरा दाग आपके ऊपर ही निकलेगा, ये हमारा आह्वान है आपको। तमाम कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है उनकी तरफ से आपने कलवा मुमरा के जो नगर सेवक है जिनके ऊपर ये आरोप किया गया कि वो नालायक है, उनके ऊपर क्या करें? उनका मेरा यही कहना है कि बहुत शर्म की बात है, हम वो लोक प्रतिनिधि के साथ है वो माफ़ी मांगे कि जिन्होंने निधि मांगा है ज्यांची लायकी नाही त्यांना देण्यात आली। तो मेरा सवाल है श्रीकांत शिंदे साहब की लायकी निकल रही? बेशक नहीं, वो सबसे लायक है। सबसे ज़्यादा निधि उन्होंने अपने वसीले से उन्होंने विकास काम के लिए लाया, सबसे ज़्यादा निधि उन्होंने वहाँ के नगर सेवकों को दिया, तो उनकी लायकी निकलने का उनका अधिकार क्या है? वो माफ़ी मांगे, यही हमारी मांग है। सर अजीत दादा जब महाविकास आघाड़ी में अर्थमंत्री थे उस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। आप ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे। जयंत पाटिल को निधि मिलता है, किसी आमदार को 150 करोड़ मिलता है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। मैं ये चीज़ को मानता नहीं हूँ। देखो, निधि देना सत्ते के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में है और वो निधि वहाँ की गरज के हिसाब से। कोई एक आदमी को पेट में दुखता रहेगा तो भाई वो डॉक्टर के पास इलाज करे, उस चीज़ का हमारे पास क्या सवाल है?